हाय एवरीवन। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी प्रैक्टिस सेट पटवारी के इंग्लिश के, हम जो लगा रहे हैं फॉर दी अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस हम जो कर रहे हैं इंग्लिश का, उसमें हम थर्ड वीडियो है मेरा। प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें और अपने डाउट्स कमेंट करें और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। सेलेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन है 21 से स्टार्ट है। लेट्स सी। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम होल्ड द हॉर्सेस। होल्ड द हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन, रुकना, थोड़ा सा वेट करना किसी भी चीज़ को करने से पहले, है ना। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है टू बी पेशेंट, थोड़ा सा कोई भी चीज़ रुक के वेट करके पेशेंटली करना, है ना, एकदम भागम भाग उसमें नहीं करना। तो इसका यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है select the most appropriate word to fill in the blanks. Tiny particles floating in the atmosphere have dash impact on the planet than you might think. तो टाइनी पार्टिकल्स मतलब बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स है मतलब वो कैसे हैं, अनकाउंटेबल है ना। अनकाउंटेबल चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मच वगैरह यूज़ करते हैं ना। जो काउंटेबल होता है उसके लिए मैनी यूज़ करते हैं, जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए मच यूज़ करते हैं। टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर हैव मच है, तो मच मतलब हमको क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर होगी। अ मच लगा देंगे हम तो मतलब हो जाएगा कुछ अमाउंट में। तो अ मच बिगर इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट, है ना। तो यहाँ पे ये वाला सही होगा। आ मोर नहीं होगा क्योंकि दो कंपैरेटिवली इकट्ठे नहीं आती। मोर भी कंपैरिजन के लिए होगा, ज़्यादा या कम, और बिगर भी छोटा बड़ा के लिए हो गया। तो यहाँ पे दो कंपैरिजन इकट्ठे नहीं आएंगे। मोस्ट बिगेस्ट दोनों कंपेयर, द मोस्ट होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे मोस्ट बिगेस्ट दोनों हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। टू मच बिगर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी बहुत सारी इकट्ठे कंपैरिजन में तीनों चीज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे अ मच बिगर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है in the following question, a sentence has been given in active and passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive और active voice. पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में दिया गया है, एक्टिव में है या पैसिव में है। जब बाय करके कोई चीज़ लिखी होती है तो वो पैसिव होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो वर्ब में, और बाय करके ऑब्जेक्ट लिखा हो तो वो पैसिव में होता है। एक्टिव में बिना बाय के क्वेश्चन दिया गिवन रहता है हमको, है ना। तो ये हमें बिना बाय के दिया हुआ है, इसमें बाय यूज़ नहीं हुआ है कहीं पे भी, तो ये क्या है हमारा एक्टिव में दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि इसका वो क्या है, टेंस कौन सा है। तो एलिजाबेथ कार्व्ड अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर, उसने बहुत अच्छा एक स्कल्पचर मतलब मूर्ति का जो बनाते हैं हम, वो उसने बनाया। कार्व्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये कैसा दिया हुआ है, ईडी फॉर्म में, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है ना, मतलब पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें इसका पैसिव भी पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर वॉज, है ना, वॉज कार्व्ड बाय एलिजाबेथ। तो वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये दिस वन इज़ द राइट वन। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हैड बीन यूज़ कर दिया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट, तो वो हमको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें पास्ट में दिया है तो हमें पास्ट में ही रखना है सेंटेंस को। ये प्रेजेंट में कर दिया, इस लगा दिया इन्होंने, और इसका इसमें इसमें वॉज यूज़ किया है, लेकिन जो सेंटेंस है उसका वर्ड्स मिसप्लेस है ना। ऑब्जेक्ट को पहले रखना था, वॉज को यहाँ लाना था, तो वो वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो गलत पुट किया है ना। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है, तो जो आंसर है यही वाला गलत है। इसमें कॉन्सिक्वेंटली में क्या होगा, CONSEQUE होता है ना, कॉन्सिक्वेंटली, CONSEQUENTLY। कॉन्सिक्वेंटली या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है परिणाम स्वरूप या नतीजे, है ना। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंटली उसके आगे क्या होगा, जो भी आपने किया वो उसका परिणाम नतीजा वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस और कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। नेक्स्ट इज select the most appropriate word to fill in the blank. Despite decades of progress, the air quality in the United States dash declined over the past few years. देखिए पुराने से लेके पहले से लेके अभी तक का बात किया जा रहा है कि डिक्लाइन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, है ना, कुछ सालों में
वहाँ की जो एयर की क्वालिटी है, कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट्स की, उसकी जो कहना चाहिए क्वालिटी है वो बहुत गिर गई है, गंदी हो गई है, कम हो गई, लो हो गई है। डिस्पाइट्स डिकेड्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या, डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ, मतलब डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस, मतलब इतने डिकेड्स होता है, बहुत था 100 ईयर्स समथिंग लेके चलते हैं, तो उतने ईयर्स का प्रोग्रेस होने के बावजूद भी जो क्वालिटी है वहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स की एयर की, वो बहुत डिक्लाइन हो गई है, गिर गई है। तो यहाँ पे क्या, पुराने से लेके अभी तक का बात हो रहा है, तो हैज़ स्टार्टेड टू, मतलब पहले से लेके अभी तक वहाँ की जो क्वालिटी है एयर की, वो गिरती जा रही है, और काफ़ी सालों में काफ़ी लो क्वालिटी की हो गई। तो हैज़ स्टार्टेड टू डिक्लाइन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। विल तो नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात आ गई, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हम, पहले से लेके अभी तक का बात किया जा रहा है। स्टार्टेड नहीं होगा, पास्ट के पास्ट है ना। इज स्टार्टेड टू नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म में जा रहा है, तो वो नहीं होगा। हमेशा जो पहले से लेके अभी तक का बात किया था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, जो पहले से चीज़ चली आ रही है और अभी तक हो रही है, अभी तक उसकी चीज़ें दिख रही हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिस वन इज़ द राइट वन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें हमें क्वेश्चंस तो मेंशन नहीं है इसमें, बट हमें इन्हीं सेंटेंस में से हमको एरर फाइंड करनी है। अगेंस्ट दीज कैंपेन्स टू होल्ड नॉर्थ कोरिया अकाउंटेबल, यहाँ पे अकाउंटेबल का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल। जो भी वहाँ के कैंपेन चल रहे हैं नॉर्थ कोरिया के उसमें, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नॉर्थ कोरिया। डिसीजन बाय साउथ कोरिया टू रिवोक द लाइसेंस इज़ अ ब्लो फॉर देयर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी। अब यहाँ पे देखिए, द डिसीजन बाय साउथ कोरिया, साउथ कोरिया क्या है, एक कहना चाहिए एशियन कंट्री का नाम है ना, कोई चीज़, मतलब चीज़ का नाम है, चीज़ में आएगा एक, है ना, उसमें आएगा, तो एशियन कंट्री का नाम है। टू रिवोक द लाइसेंस इज़ अ ब्लो फॉर देयर ह्यूमन राइट्स, फॉर देयर ह्यूमन राइट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स, है ना, इट्स ह्यूमन राइट्स, तो यहीं पे एरर है, दिस वन इज़ द राइट। In the following question, a sentence has been given in direct or direct speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect and direct. आपको पहले पता करना है किस फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है, और उसका फिर आपको करेक्ट आंसर निकालना है। The inspector said to the constables, सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम ऑफ दिस रूम नाउ। अब यहाँ पे देखो, इंस्पेक्टर है, अपने कांस्टेबल से बात कर रहा है, तो क्या करेगा, वो ऑर्डर देगा, उसको ऑर्डर के फॉर्म में ही बात करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम शो करते हैं कि हम किस भाव में बात कर रहे हैं। तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड द कांस्टेबल टू सर्च, ऑर्डर के साथ हमेशा टू यूज़ होता है, ये आप याद रखें। ऑर्डर्ड द कांस्टेबल टू सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ दैट रूम देन, नाउ का हमेशा चेंज होके क्या बनता है, देन बनता है, ठीक है। तो दिस वन इज़ द राइट वन। बाकी सेंटेंस क्यों नहीं होंगे, द इंस्पेक्टर सजेस्टेड द कांस्टेबल टू सर्च फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ दैट रूम देन, यहाँ पे क्या है, सजेस्टेड है, सजेस्ट तो नहीं कर रहा, वो ऑर्डर कर रहा है, उसने ऑर्डर दिया कि इमीडिएटली सर्च करिए आप सब जगह पर, है ना, सजेस्टेड नहीं होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं वो, हाँ, अपने लोअर वालों से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑर्डर देगा उनको। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड द कांस्टेबल टू सर्च, ये तो हो गया। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड टू द कांस्टेबल्स इफ़ दे, यहाँ पे अननेसेसरी इफ़ यूज़ हुआ है, दे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अपोजिट वर्ड। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड फाइंड करना है हमें होपफुल का। होपफुल का मीनिंग क्या होता है, आशावान होना, है ना, एक होप होना, आशा होना, तो होपफुल मतलब आशावान होना। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो इंसान वो पॉजिटिव रहता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया इसका, ये नहीं होगा। हेल्दी पता है, चीयरफुल मतलब खुश मिजाज इंसान। पैसिमिस्टिक होता है जो नकारात्मक सोचे, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सोचने वाला पर्सन जो होता है वो होता है पैसिमिस्टिक, तो ये इसका अपोजिट होगा।
In the following question, a sentence has been given in active and passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. Autopsies had not been performed on their bodies by the doctor. देखिए पहले तो यहाँ पे हमें बाय गिवन है, ऑब्जेक्ट दिया है, किसके द्वारा नहीं किया गया, बाय डॉक्टर. तो यहाँ बाय दिया है मतलब किस में दिया है, ये हमें पैसिव में दिया है. अब कन्वर्ट हम किस में करेंगे, एक्टिव में. लेकिन हमें टेंस चेंज नहीं करना है. टेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हैड और थर्ड फॉर्म दिए, बीन लगा है. बीन क्योंकि पैसिव है तो बीन लगना नेसेसरी है, और थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. तो हैड और थर्ड फॉर्म लगी है मतलब ये किस में दिया हुआ है, हमें पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हमें पास्ट परफेक्ट ही रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे विल नॉट तो आएगा नहीं, ये फ्यूचर हो गया. हैज़ हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये नहीं होगा. अब यहाँ पे हैड बीन परफॉर्म्ड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है, तो ये पैसिव का पैसिव तो होगा नहीं. तो क्या आंसर होगा, ये डॉक्टर हैड नॉट बीन हट जाएगा क्योंकि एक्टिव में जा रहा है. परफॉर्म्ड ऑटोप्सीज ऑन देयर बॉडीज. This one is the right one. From the given option, choose the one that gives the correct combination of the words to fit the blanks. हमें fill up करना है इस blank में. In a handful of fossilized teeth and bones, scientists say they have found dash of a previously unknown human species that dash in what is now the Philippines about 50,000 years ago. तो यहाँ पे देखिए कुछ मिला है उनको, है ना. क्या मिला है उनको, एक ऐसे सबूत या कुछ ऐसी चीज़ मिली है, सबूत बोलेंगे, है ना. एविडेंस ही आएगा, सब में एविडेंस दिया हुआ, एविडेंट नहीं आएगा, नाउन फॉर्म में नहीं आएगा, एविडेंस ही आएगा यहाँ पे. तो एविडेंस 3 ऑप्शन में दिया हुआ है ना. लेकिन रिजाइंड नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात कर वहाँ पे बात की जा रही कि फिलीपींस को उतने ईयर्स पहले मिले थे तब हमको ये चीज़ मिली हुई है ना. तो यहाँ पे एविडेंस तो आएगा ही आएगा. इसके बाद जब नेक्स्ट उसमें आगे वाले फिलअप में क्या बोल रहा है एक मिनट देखते हैं. इन अ हैंडफुल ऑफ फॉसिल टीथ एंड बोन्स, साइंटिस्ट से दैट दे हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्रीवियसली अननोन ह्यूमन स्पीसीज. जो पहले अननोन थी उनके एविडेंस मिले हैं उनको, स्पीसीज़ के. दैट क्या, जो रहती थी कहाँ पर, लिव्ड इन वॉट इज़ नाउ द फिलीपींस अबाउट 50 ईयर्स अगो. जो आज फिलीपींस है, जो 50 साल पहले जो था वो प्लेस, वहाँ पे वो रहते थे 50,000 साल पहले. तो लिव्ड होगा यहाँ पे क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है, पहले की बात की जा रही है. तो दिस वन इज़ द राइट वन. डिज़ाइन तो ये आएगा ही नहीं और लिव नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में दिया हुआ, पास्ट की बात की जा रही है. पहले 50,000 साल पहले वहाँ रहा करते थे, ऐसे लोगों के एविडेंस मिले हैं. अब ये PQRS का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम में. व्यापम का पूरा फोकस इन पे ही है ज़्यादातर इंग्लिश में. अभी फॉरेस्ट वाले में भी यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पटवारी में तो आए ही थे, आपको पता ही है. देखते हैं कैसे होगा. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस पैसेज इज गिवन is split into 4 parts. PQRS. The 4 parts are not given in the proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combination is correct and mark it. The plates are around 100 kilometer थिक एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मटेरियल. अब कौन सी प्लेट्स हैं हमें नहीं पता, तो अभी हम इसको इंट्रो में नहीं डाल सकते. टेक्टोनिक प्लेट्स, अब यहाँ पे हमको नाम पता लग गया है ना किस बारे में बात हो रही है. टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट के, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में. तो टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल टुगेदर रिफर्ड टू एज द लिथोस्फेयर. तो while continental crust consists principally of lower density phalic granitic rocks, the composition of the 2 type of crust differs. यहाँ पर 2 type of crust की बात कंपोजिशन की जा रही है. तो मतलब जो चीज़ पहले डिस्कस की गई है ना, द कंपोजिशन ऑफ 2 type of crust. तो ये भी फर्स्ट नहीं होगा, ये भी फर्स्ट नहीं होगा. फर्स्ट कौन सा होगा हमारा, जहाँ से हमको इंट्रो मिल रहा है. कौन सी प्लेट्स की बात कर रहे हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट होते हैं जो अपर मोस्ट मेंटल टुगेदर रिफर्ड एज अ, जहाँ मिलते हैं उसको क्या, उस लेयर को क्या बोला जाता है, लिथोस्फेयर बोला जाता है. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा उसी प्लेट्स के बारे में बात हो रही, तो हम क्या करेंगे, द प्लेट्स. कौन सी प्लेट, द टेक्टोनिक प्लेट्स. द प्लेट्स आर कैसी होती हैं, वो लिथोस्फेयर में जो मिलती हैं 100 किलोमीटर थिक होती हैं एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मटेरियल. उसमें 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मटेरियल पाया जाता है. वो कौन सा पाया जाता है, ये वाला
द टू टाइप ऑफ क्रस्ट डिफर्स मार्क्ड द ईयर विथ मैफिक बेसाल्टिक रॉक डोमिनेटिंग ओशन क्रस्ट। ठीक है, ये वाला थर्ड हो जाएगा। एंड फोर्थ हो जाएगा ये, वाइल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट प्रिंसिपली ऑफ लोअर डेंसिटी फेल्सिक ग्रेनाइट रॉक्स। ओके, तो यही वाला सही होगा। In the following question, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word and sentence. A feeling of discomfort whose cause is hard to identify. ऐसी फीलिंग होना कि आपको पता नहीं है ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, बेचैनी फील कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं मेलाइस। मेलाइस होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप डिस्कम्फर्ट, अपने आप को बेचैन असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा फील है ना, ये होता है। मीनेस का मतलब होता है डेंजर, खतरा, थ्रेट, है ना, ये होता है। मीनेस का मतलब होता है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है पराजय करना, पराजय होना, किसी को हराना या हारना, डिफीट, पराजय है। और मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो रिच है, पावरफुल है, सक्सेसफुल है, स्पेशली इन बिजनेस फील्ड में। किसमें? बिजनेस में। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो मेलाइस ये हो गया ऐसी फीलिंग जिसमें हमको पता नहीं है हम क्यों बेचैनी फील कर रहे हैं, क्यों हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। मीनेस मतलब होता है डेंजर, डिबैकल मतलब होता है पराजय, डिफीट। मैग्नेट मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो रिच है, पावरफुल है, सक्सेसफुल है, स्पेशली इन बिजनेस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश अ टोटल सोलर एक्लिप्स, द मून पासेस इन फ्रंट ऑफ द सन एंड कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ। जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो चंद्रमा होता है वो सन के सामने आ जाता है और उसकी शैडो किस पे पड़ती है? परछाई अर्थ पे पड़ती है ना। तो इसमें हमें फिलअप डालना है। तो क्या होगा, ये पूरा एक प्रोसेस बता जा रहा है कि जब ऐसा होता है तो इसके सामने ये चीज़ आती है, ये होता है और ऐसी शैडो पड़ती है। तो जब कोई प्रोसेस का पूरा कॉन्जिक्यूटिवली बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग हो जाएगा। कोई केस का बात नहीं हो रहा, पर्टिकुलर वैन नहीं होगा, कोई चीज़ एक वैसी बात नहीं की जा रही कि सिचुएशन या जगह की, एक पूरा प्रोसेस का बात किया जा रहा है तो ड्यूरिंग ही होगा। वाइल होता है जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं साथ में, उसके साथ में कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो वाइल यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इन द बिलो क्वेश्चन अ सेंटेंस गिवन विद वन पार्ट ब्रैकेटेड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रोवाइड द करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रैकेट। इसमें हमें ब्रैकेट में जो दिया उसका हमें करेक्ट रिप्लेसमेंट फुल करना है। ऑन एंटरिंग द ruins, आई सॉ दैट द रूफ हैड फॉलन इन एट सेवरल प्लेसेस। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मैंने क्या देखा, जो रूफ छत थी वो क्या हैड फॉलन इन एट सेवरल प्लेसेस। तो अब इसमें क्या आएगा, फॉलन इन करेक्ट है कि नहीं है, हमें वो देखना है। फॉलन आउट नहीं होगा। फॉलन आउट मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, है ना, या किसी से अलग हो जाना, झगड़ा करके उस फॉर्म में, तो ये नहीं होगा। अपार्ट मतलब भी अलग होना होता है, किसी से अलग होना। फॉलन डाउन मतलब होता है गिरना या हाँ उस टाइप में आएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा। फॉलन इन होगा क्योंकि वो बहुत जगह पे अपने आप खुद ब खुद गिर गई थी, वहाँ के रूफ जो थी गिर गई, टुकड़ों में पीसेस होके गिर गई थी, तो फॉलन इन होगा। तो ये वाला सही है इसका। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें वर्ड दिया हुआ है क्या है? रिमोर्स। रिमोर्स मतलब होता है पछतावा, है ना। तो इसका हमें सिनोनिम पता करना है जिसका मतलब सेम चीज़ हो। तो रिग्रेट का आपने सुना होगा, कॉमनली यूज़ करते हैं। रिग्रेट और रिमोर्स मतलब सेम होता है, पछतावा करना, है ना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का हमें एंटोनिम पता करना है, मतलब अपोजिट। मेलिफ्लुअस का एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको पहले मैं। मेलिफ्लुअस मतलब होता है बहुत ही कुछ चीज़ स्वीट फॉर्म में, मीठा स्वर, कोई ऐसा स्वर, कोई ऐसी किसी की आवाज़ जो मीठी हो, है ना, वो चीज़ होता है मेलिफ्लुअस, जो सुनने में हमें एक शहद जैसा मधुर हमें लगे सुनने में, वो होता है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम, जैसे कि लता मंगेशकर इज़ नोन फॉर
हर स्वीट वॉइस, है ना। तो हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, लता मंगेशकर इज़ नोन फॉर हर मेलिफ्लुअस वॉइस। ओके, तो कोई चीज़ मधुर है, सुनने में अच्छी है, मीठी है, तो उसको हम मेलिफ्लुअस बोलते हैं। लेकिन इसका अपोजिट हमें ढूंढना है, तो अपोजिट क्या होगा, डिफेनिंग। डिफेनिंग मतलब अगर डेफ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, डेफ दिख रहा है, इसमें डेफ मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कानों को अच्छी नहीं लग रही है, बहरा बना दे आपको, उसका साउंड इतना कहना चाहिए हार्ड है, हार्श है, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। आप चाहते हैं कि हम बंद कर लें अपने कान, है ना, सुनने में बहुत ही बेकार इरिटेटिंग साउंड है, तो डिफेनिंग इज़ द राइट, इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो वर्ड्स हैं, सूदिंग, सूदिंग मतलब कोई चीज़ वही है जो सूदिंग हो, आपको मतलब अच्छी लग रही हो, स्मूथ हो, सूदिंग हो वो। हारमोनियस मतलब वही जो एक ही फ्लो में हो, अच्छी हो, वो हो जाएगी। एलिवेटिंग मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, वो हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। हमें फिल करना है इसमें। शी टोल्ड मी दैट द होल टाउन वॉज डैश इन ग्राइफ। ग्राइफ मतलब होता है दुख, दुख में होना, ना, दुखी होना, असहनीय दुख। शी टोल्ड मी, उसने बताया, दैट द होल टाउन, सारा शहर जो था, टाउन था, वॉज डैश, वॉज दिया है तो थर्ड फॉर्म आएगी, या तो कुछ ऐसे वर्ब या एडजेक्टिव है, कुछ ऐसा आएगा, है ना। वॉज दिया है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, इन ग्राइफ। देखिए कंट्रोल तो होगा नहीं, किसी कंट्रोल में तो होगा नहीं पूरा टाउन, एग्री भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि दुख की बात हो रही है। लिंक भी नहीं होगा, यूनाइटेड होगा, मतलब सारा जो शहर था, टाउन था, वो क्या था, दुख के समय में एक था, है ना। In the following question, a sentence has been given in direct and indirect. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the sentence. Indirect and direct. हमें पहले देखना है किस में दिया हुआ है हमें। I said to my brother, let us go to some hill stations for a change. अब देखिए यहाँ पे जब भी लेटस टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं, लेटस यूज़ करते हैं मतलब हम सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, चल ऐसा करते हैं यार, है ना। तो सजेस्टेड टू यूज़ होता है उस टर्म में। लेटस जब भी आपको सजेस्टेड टू यूज़ होगा, ऑर्डर नहीं आएगा, आज भी नहीं आएगा, कमांडेड, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं ना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना। लेटस जब भी आपको दिखेगा तो सजेस्टेड टू यूज़ करना है आपको। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो। शुड गाय के लिए होता है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एडवाइस के लिए। एडवाइस के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, शुड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशंस फॉर अ चेंज, तो ये वाला सही होगा। यहाँ पे आस्क्ड है, नहीं होगा, यहाँ पे वुड डाल दिया है इन्हें, और यहाँ कमांडेड है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे गोइंग, ये सब वर्ब का फॉर्म चेंज कर दिया, ऑर्डर, ये सब नहीं होंगे, है ना। तो आपको याद कर रखना, जब भी आपको लेटस दिया हुआ हो, लेटस दिया हुआ हो, तो आपको सजेस्टेड टू या यूज़ करना है, और एडवाइस के फॉर्म में शुड यूज़ होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आर्टिफिशियल आइलैंड्स कॉमनली नोन cranocks are found in the hundreds of Scottish lakes and waterways। तो यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स कॉमनली नोन एज होना चाहिए, यहाँ पे नोन एज या नोन, है ना, नोन फॉर, यहाँ पे नोन एज क्या बोला जा रहा है इसको, क्रैनॉक्स, ये, तो यहाँ पे ये होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे इसमें ही एरर आएगा। ठीक है, ये वाला ही होगा सही इसका। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें देखना है सही स्पेलिंग क्या है, GUIDANC। गाइडेंस का स्पेलिंग तो यही होता है, पता नहीं व्यापम ने क्यों गलत माना है इसको, है ना। यहाँ पे ये सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही रॉन्ग होना चाहिए, डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट का स्पेलिंग ये होता है DOMINANT, है ना। तो ये वाला गलत होना चाहिए, तो आई थिंक ऑप्शन ये होना चाहिए, ये तो सही है ऑलरेडी। बाकी व्यापम ने क्यों इसको चेंज किया, आई डोंट नो, देखता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले देखते हैं हम किस में दिया हुआ है हमें। नेवर हैव आई सीन सच एन इररिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, सेड द वूमैन। तो द वूमैन
said that she had never seen, यहाँ पर देखिए she had never seen है, have seen दिया हुआ है, मतलब किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है ना। तो हमें इसको क्या ले जाना पड़ेगा, हमेशा पास्ट में ले जाते हैं, तो इसका पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैव का क्या हो गया, हैड हो गया, और नेवर यहाँ पुट कर दिया, देन सीन थर्ड फॉर्म आ गई, सच एन इररिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, तो ये सही है। यहाँ पे क्या था, वुमेन सैड दैट, यहाँ पे आई का आई कर दिया, यहाँ पे चेंज होता है ना, वुमेन का सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो शी आना चाहिए, शी हैड नेवर सीन सच एन इररिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। द वुमेन सैड दैट शी हैज़, यहाँ प्रेजेंट डाल दिया, ये तो होगा ही नहीं। और द वुमेन सैड दैट शी नेवर सॉ, यहाँ पे ये पास्ट डाल दिया है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट जाना है हमेशा। और यहाँ पे आप बस आपको याद रखना है ये कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे वुमेन, वही यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, शी है ना, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, दिस वन इज़ द राइट वन। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से रॉन्गली स्पेल्ड क्या है, ये एरिक्सम है, एरिक्सम इज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसका स्पेलिंग होता है IRKSOME, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, अनोइंग और इरिटेटिंग, कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट कर रही है, वो होता है एरिक्सन। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्स्ट्रक्चुअली करेक्ट। आर यू एब्सोल्युटली डैश दैट यू गेव दैम द राइट नंबर, मतलब आप एब्सोल्युटली बोलते हैं ना, बिल्कुल चीज़ पक्की होना, क्या बिल्कुल पक्का आपको पता है कि आपने जो चीज़ किया है वो सही है, ऐसे बोलते हैं एब्सोल्युटली फाइन, है ना, बिल्कुल परफेक्टली सही है चीज़। तो आर यू एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, एडवर्ब में दिया हुआ है ना, एडवर्ब फॉर्म में दिया हुआ, तो दो एडवर्ब साथ में नहीं आएंगे, श्योरली तो आएगा नहीं। अगली और प्लेंटली तो आ ही नहीं सकता, प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारा, तो ये तो सेंस में जा ही नहीं रहा। अगली मतलब बदसूरत, वो भी सेंस में नहीं आएगा, क्योंकि हमें नंबर की बात हो रही है कि आपने सही नंबर दिया है उन्हें। तो सर्टन, सर्टन मतलब होता है श्योर, तो क्या होगा, आर यू एब्सोल्युटली श्योर, श्योर मतलब सर्टन दैट यू गेव देम द राइट नंबर, तो यहाँ पे सर्टन इज़ द राइट आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन इन ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, हमें पता करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस में दिया है, उसको करेक्ट करना है। द मैन स्वैम अक्रॉस द चैनल इन 6 ब्रॉड स्ट्रोक्स सेड टॉम। अब यहाँ पे देखो, पहले सबसे स्वैम क्या दिया हुआ है, वर्ब की पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है ना, वर्ब की पास्ट फॉर्म दी हुई है, स्वैम अक्रॉस द चैनल इन द सेड टॉम। तो अब पास्ट दिया हुआ तो हम क्या बनाएंगे इसका, पास्ट परफेक्ट। तो द टॉम सैड दैट द मैन हैड, यह बन गया, ये आ गया पास्ट परफेक्ट का हैड, और स्वयं वर्ब की थर्ड फॉर्म अक्रॉस द चैनल इन द 6 ब्रॉड स्ट्रोक्स। अब देखिए बाकी में क्यों नहीं होगा, द मैन स्वम कर दिया इनने, थर्ड फॉर्म लगा दी, और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं बनाया उसका, स्विम्स कर दिया, प्रेजेंट कर दिया उसका। टॉम सैड दैट द मैन स्वम, इसमें भी पास्ट परफेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ उन्होंने वर्ब का फॉर्म चेंज किया है, तो ये भी नहीं होगा। Select the most appropriate meaning of the bracketed idiom in the given sentence. The man heaved a sign of relief when he was sure he was dashed out of the woods. मतलब जो वो आदमी था उसने एक रिलीफ का साइन दिया, मतलब चैन की सांस दी है ना, लिया कि अब वो श्योर है कि वो आउट ऑफ द वुड्स है। आउट ऑफ द वुड्स मतलब होता क्या है, आउट ऑफ द वुड्स मतलब होता है एक क्लियर साइन, या मतलब वो चीज़ हो, क्लियरिटी होना कि हम डेंजर से और डिफ़िकल्टी से बाहर आ गए हैं या आ चुके हैं, है ना। आउट ऑफ द डेंजर, किसी भी डेंजर या डिफ़िकल्टी से बाहर आना, उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द वुड्स। तो हमने ये 25 क्वेश्चन आज फिर कवर किए हैं जो पटवारी में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको हेल्पफुल हो रहा होगा, ये वीडियो समझ आ रहे होंगे आपको। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट करें अपने डाउट्स को, तो मुझे और अच्छा मतलब लगेगा कि हाँ मैं आपको और हेल्प कर सकूँ, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। आप कमेंट करेंगे अपने व्यूज़, तभी मुझे पता लगेगा कि मुझे कहाँ करेक्शंस करने हैं। और तो प्लीज़ आप कमेंट करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आगे और कोशिश करूँगी आपको अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करने की, आपका इंग्लिश अच्छा हो और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।